ओके तो टर्क के लिए एक नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास में है 11th में ज्यादा डिटेल में अभी फिलहाल मतलब बता देता हूँ इसको रफली। ओके, जैसे मान लो एक बॉडी है इस तरह से, ठीक है, और इस साइड से एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इधर से एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ऐसा समझ सकते हो इधर से एक हमने रस्सी बांध दिया हुआ है और एक आदमी को इधर बोला एक काम करो आप 10 न्यूटन से इधर खींचो, और इधर को इसी प्रकार से एक एंड में रस्सी बंधा हुआ है और इधर से 10 न्यूटन से इधर खींचने के लिए बोला गया है। ओके, अब बताओ इस बॉडी में नेट फोर्स कितना काम कर रहा है? तो इधर देखो 10 न्यूटन है, इधर 10 न्यूटन है, लेकिन दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है। देखो ये फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है तो ये फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। भले दोनों फोर्सेस है ना, नेट फोर्स मैंने बोला बॉडी के ऊपर में, तो नेट फोर्स क्योंकि इधर का फोर्स और इधर एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, नेट मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड है, दैट्स व्हाई नेट फोर्स 0 हो गया। मतलब देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द बॉडी, दैट मीन्स देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशंस। बॉडी यदि आगे से रेस्ट है तो रेस्ट ही रहेगा वो। ओके, लेकिन ये दोनों फोर्स मिल करके एक रोटेशन इफेक्ट जनरेट करने वाला है। क्या रोटेशन इफेक्ट? अच्छा समझो जरा सा, यदि फिलहाल ऐसा है ये इधर खींचा ये इधर खींचा, कुछ समय के बाद क्या सिचुएशन होने वाला है? यही रॉड जो है ऐसा बन जाएगा, इस वाला सिचुएशन में आ जाएगा। अभी फोर्स ये है, अब ये है, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करना। और कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? और सीधा हो इस तरह होना शुरू हो जाएगा। रस्सी बंधा हुआ अभी भी आदमी इधर ही खींच रहा है 10 न्यूटन से, ये भी इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, 10 न्यूटन इधर हो गया, 10 न्यूटन इधर हो गया, और फाइनली रॉड जो होगा सीधा हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए, अब ये 10 न्यूटन खींच रहा है, इधर भी 10 न्यूटन खींच रहा है। मेरा बोलने का मतलब होता है, देखो इस वाला केस को देखो, ये वाला केस को देखो, ये वाला केस को देखो और ये वाला केस को देखो, ये चारों केसेस में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो इस वाला केस में पहुंचने के बाद में जो 10 न्यूटन का फोर्स इस साइड काम कर रहा है और 10 न्यूटन का जो फोर्स इस तरफ काम कर रहा है, अभी भी बाकी सभी केसेस में भी 10 न्यूटन का ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे थे। लेकिन देखो इस वाला सिचुएशन में वो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन या पॉइंट ऑफ एक्शन जो है, मतलब मैं बोल सकता इसी पॉइंट में 10 न्यूटन इधर काम कर रहा है, इसी पॉइंट में 10 न्यूटन इधर काम कर रहा है। लेकिन देखो इस वाला केस में ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 10 न्यूटन इधर काम कर रहा है, तो सीधा इतना कुछ दूरी के बाद में यहाँ पे 10 न्यूटन इधर काम कर रहा है। मतलब ये जो अलग अलग केसेस मैंने तुमको बनाया हुआ है, यहाँ पे दिखाना ये चाहता हूं कि एक्चुअल में सभी कंडीशन में ये दोनों फोर्सेस जो ऑपरेट कर रहे हैं, ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, या सॉरी पॉइंट ऑफ एक्शन अलग अलग है। लाइन एक्शन ठीक है, पॉइंट ऑफ एक्शन अभी देखो इसके लिए इस पॉइंट में काम कर रहा है, इस पॉइंट में काम कर रहा है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, धीरे धीरे करके हम राइट साइड से मेड कर रहे हैं। अभी देखो चौथा नंबर जो केस बनाया हूँ, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन देखो और उसका वैल्यू देखो कहाँ पे काम कर रहा है। लग रहा है कि इस बॉडी का इस पॉइंट के ऊपर काम कर रहा है। ये फोर्स इसको इधर खींच रहा है और ये फोर्स इसको इधर खींच रहा है। मतलब और इस वाले केस में यदि हम देखेंगे उसके बाद में बॉडी और टर्न करेगा भी नहीं, इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, बॉडी जहां का वैसे लटक जाएगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब होता है इस वाले केस में ये दोनों फोर्स मिलकर के और कोई टर्निंग इफेक्ट जनरेट करने वाले नहीं है। ओके, और इस वाला केस में अभी भी टर्निंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है, अभी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा टर्निंग इफेक्ट यहाँ पे हो सकता है बिकॉज यहाँ पे दोनों फोर्सेस के बीच में एक गैप है, एक डिस्टेंस है। दोनों फोर्सेस एक ही पॉइंट में काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि नेट फोर्स अभी भी 0 है बॉडी में, लेकिन उसके बावजूद इसमें एक टर्निंग इफेक्ट जनरेट होने वाला है, जबकि इस वाला केस में टर्निंग इफेक्ट जनरेट नहीं होगा। तुम देख सकता है प्रैक्टिकली यहाँ पे फोर्स इधर काम कर रहा है, इधर फोर्स काम कर रहा है, तो बॉडी वैसे को वैसे लटका रहेगा। जबकि इस वाला केस में भी हल्का मुल्का टर्निंग आएगा। ये क्या होगा, यहाँ पे यदि 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन अप्लाई किया, बॉडी ऐसा घूम के यहाँ पे रुक जाएगा। ये वाला केस में बॉडी क्या होगा, कब तक घूमेगा, जब तक सीधा ना हो जाए। इस वाले केस में बॉडी कब तक घूमेगा, जब तक सीधा ना हो जाए, तब तक ये घूमेगा और फाइनली रुक जाएगा। मतलब जब तक ये फोर्स के बीच में गैप ज्यादा रहेगा, जब ये दोनों फोर्सेस के बीच में ये पॉइंट जहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उनके बीच में जितना ज्यादा गैप बने रहेगा, परपेंडिकुलर गैप, उतना ज्यादा उन लोगों के बीच में टर्निंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है। देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के बीच परपेंडिकुलर गैप कैसे निकालते हैं। परपेंडिकुलर गैप कोई दिमाग लगाना नहीं है, यहाँ से एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। देखो बॉडी यहाँ ऐसा है, लेकिन परपेंडिकुलर गैप ये दोनों फोर्सेस के बीच में देखो गैप इतना हुआ करता था, अभी गैप जरा कम हो चुका है। अभी देखो गैप नेक्स्ट इसमें देखो ये परपेंडिकुलर गैप है इनके बीच में, ये परपेंडिकुलर गैप है। इस वाले केस में परपेंडिकुलर गैप है ही नहीं। मतलब यहाँ पे एक और मतलब टर्क के लिए एक और फॉर्मूला हम जनरेट कर सकते हैं। टर्क इक्वल्स टू
मतलब तुम देख के बताओ इसमें से सबसे ज्यादा टर्निंग इफेक्ट ज्यादा किसमें ज्यादा जनरेट हो रहा है? डेफिनेटली इस वाला केस में जब सबसे ज्यादा टर्क या टर्निंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है। फोर्सेस तो सभी केसेस में बराबर दिया जा रहा है, इसमें भी 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन सभी में 10 न्यूटन है। लेकिन इस वाला केस में तो कोई भी टर्निंग इफेक्ट जनरेट या रोटेट नहीं कर रहा है। क्यों रोटेट नहीं कर रहा है? क्योंकि दोनों फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एक्शन जो है सेम हो जा रहा है, जबकि यहाँ पे दोनों का पॉइंट ऑफ एक्शन अलग अलग है। ऐसा लग रहा है कि ये फोर्स इस वाला केस में फोर्स इसको खींच रहा है और इस वाला पॉइंट में फोर्स इसको खींच रहा है, दोनों के बीच में कुछ ना गैप रह जा रहा है। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर गैप। जब जब दोनों फोर्सेस के बीच में कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर गैप रहेगा तब तक वो बॉडी में क्या होगा? रोटेशन क्रिएट होगा। हालांकि बॉडी में कोई ट्रांसलेशनल मोशन देखने को नहीं मिलेगा। यदि फोर्सेस दोनों सेम है, जैसे ये भी 10 न्यूटन ये भी 10 न्यूटन है, तो नेट फोर्स अभी भी 0 काम कर रहा है और इसमें कोई प्रकार का ट्रांसलेशनल मोशन नहीं आने वाला है। बॉडी ओनली क्या करेगा? अपने जगह में रोटेट करेगा। इसका टारगेट क्या रहेगा? ऐसा है तो ऐसा बन जाए, क्योंकि ऐसा बनने के बाद रोटेट करने का इसका चांसेस नहीं बनता है। ये रोटेट आगे कंटिन्यू कर सकता है जब इसके पास में क्या आएगा? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंटिन्यू घूमने का एबिलिटी आ जाए। बस खाली इतना दिमाग रखना है। मतलब यदि ऐसा सिचुएशन में है और एक आदमी इसको इधर खींच रहा है, एक आदमी इसको इधर खींच रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा? दोनों मिल करके उसको सीधा ऐसा ला देंगे और इस सिचुएशन में आने के बाद में आदमी अभी भी इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? नेट रोटेशन नहीं आने वाला, ऐसे रह जाएगा। इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा बोला जाता है। ऐसा वाला सिचुएशन में तो अभी ये दोनों फोर्सेस क्योंकि अलग अलग पॉइंट में काम कर रहे हैं, दोनों उसको रोटेट करवाएंगे। मतलब खाली फोर्स एक फैक्टर नहीं होता है रोटेशन के लिए, फोर्स भी होता है और दोनों फोर्सेस के बीच में है ना एक गैप, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो जो केसेस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है वहां पे रोटेशन बिल्कुल भी नहीं है, और जहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है वहां पे टर्निंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है। ओके, मतलब हम बोल सकते हैं, इस वाला केस को ले जाता हूं। ये वाला केस में मान के चलो ये फोर्स F है, तो ये भी तो फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज F ही रहेगा। यदि F है तो ये भी F है। ओके, जरा समझने को, मान लो इसका दूरी L है, ये लेंथ मान लो L होता है। ये बाकी डायग्राम को मत देखो, ये डायग्राम को देखो, ठीक है। मान लो यहाँ पे थीटा एंगल होता है, तो याद करो तो यदि मैं ट्रायंगल ले जाता हूँ ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यदि यहाँ पे मैं साइन थीटा लेता हूँ डायग्राम में, समझो ऐसा साइन थीटा लेता हूँ, जरा समझने को तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। मान ली परपेंडिकुलर हाइट को कुछ समय के लिए x ले रहा हूँ, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब x डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस l है, तो x डिवाइडेड बाय l, तो x इक्वल टू l sin थीटा। मतलब x इक्वल टू l sin थीटा इज द परपेंडिकुलर हाइट, दिस इज द परपेंडिकुलर। ओके, मतलब मेरा बोलने का ये मतलब होता है परपेंडिकुलर गैप जब तक रहेगा तब तक तुम्हारा क्या बनेगा? कुछ ना कुछ टर्क बन रहा होगा। तो हम क्या करने वाले हैं? टर्क का एक जनरल फॉर्मूला बनाने वाले हैं। टर्क इज नथिंग बट, टर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स, मतलब दोनों में से कोई एक फोर्स का वैल्यू ले लो, इनटू दोनों के बीच में रहने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। प्रोडक्ट में वेक्टर में नहीं लिख रहा हूं फिलहाल, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं खाली। तो फोर्स इनटू, फिलहाल डायग्राम में देख करके AB, मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू। ये दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर गैप रहेगा दोनों फोर्सेस के बीच में, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब भी हमको टर्क मिलता है। जब तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा तब तक इस फोर्सेस के माध्यम से टर्क क्रिएट होते रहेंगे, और जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, देखो इस वाला केसेस में, उस केस में और हमको कोई प्रकार का टर्क नहीं मिलेगा। टर्क कब तक रहेगा? जब तक परपेंडिकुलर गैप रहेगा। तो उससे एक फॉर्मूला बनाया गया है, टर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस अप्लाइंग ऑन द बॉडी। यदि दोनों फोर्सेस का वैल्यू अलग अलग है, मान लो एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक फोर्स इधर काम कर रहा है, और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, इन दैट केस क्या होगा? एक फोर्स ज्यादा हो जा रहा है, एक फोर्स कम हो जा रहा है। मान लो इधर 20 न्यूटन है, इधर 10 न्यूटन है, तो बॉडी इस तरफ 10 न्यूटन की तरह काम करेगा, और बॉडी में टर्निंग इफेक्ट भी जनरेट होंगे, प्लस ट्रांसलेशनल भी होगा, बिकॉज एक साइड एक डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है। तो उस केस में बॉडी दोनों तरफ मूव करने वाला है। ठीक है।